हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईटीसी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग देख रहे हैं आपका इकोनॉमिक्स, और हम इसमें बात कर रहे थे उपभोक्ता के जो अधिकार हैं उनके विषय में। हम लोग आपका इस चैप्टर को आपका देख रहे थे और बहुत अच्छे से हमने एक एक करके सारे अधिकारों को पढ़ा, सारे अधिकारों को देखा और उनमें हमने बहुत अच्छे से इनकी बात भी की। तो चैप्टर में अगर कोई चीज़ ऐसा है, कोई आपको कन्फ्यूजन बना हुआ है, कोई आपका डाउट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती मेरे प्यारे बच्चों, तो आप हमसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपनी क्वेरी को, अपने प्रश्न को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी स्कूल का कोई भी बच्चा, ठीक है। तो अगर आपका प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछिए, नहीं तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो हम देख रहे थे बच्चों चयन के अधिकार का उल्लंघन के विषय में। मैंने कल आपको पढ़ाया, सारे चीज़ों को मैं आपको दिखा चुका था। इसमें पूरी जो स्थिति थी, पूरी स्थिति को मैंने आपको समझाया। हर चीज़ों से मैंने आपको बात कराई कि चयन की समस्या में क्या चीज़ें हैं। इनको मैंने आपको एक एक तरीके से सारी चीज़ों को मैंने आपको दिखा दिया था, ठीक है। अब इससे ज़्यादा अगर कुछ बचता है तो हम उनको आपका देख लेंगे और इसमें बात कर लेंगे। देखिए, इस घटना से क्या समझते हैं, किसी भी उपभोक्ता को जो किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होना चाहिए। यानी चाहे कोई आप सर्विस प्राप्त करते हैं, चाहे कुछ भी करते हैं, आपको उसका चुनने का जो अधिकार है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यानी कि ऑप्शन आपके पास हो, आपको चुनने का, केवल आप पे चीज़ें थोप दी ना गई हो। मान लीजिए आप किसी होटल में गए, होटल में जाने के बाद आपने खाना ऑर्डर किया, खाने वाला अगर आपको, केवल होटल वाला ये दे कि आपको दाल चावल ही मिलेगा, क्या पता आप दाल चावल ना खाते हो, आप रोटी खाते हो, रोटी सब्जी। ऐसी स्थिति में आपके पास ऑप्शन यानी कि विकल्प होना जरूरी है, ठीक है, ताकि आप चुन सकें कि क्या आपके लिए प्रेफर है, क्या आपके लिए बेटर है, क्या आपके लिए बेटर नहीं है। इन सब चीज़ों के साथ मान लीजिए आप एक दंतमंजन खरीदना चाहते हैं और दुकानदार कहता है कि यह केवल दंतमंजन तभी बेचा जाएगा जब आप दंतमंजन के साथ एक ब्रश भी खरीदती हैं। क्या होगा कि ब्रश भी खरीदती हैं तो क्या मिलेगा आपको, तभी ये दंतमंजन मिलेगा। अगर आप ब्रश खरीदने की इच्छुक नहीं है तब आपके चुनने के अधिकार का उल्लंघन हुआ है। ठीक उसी तरह कभी कभी जब आप नए गैस कनेक्शन लेते हैं तो गैस डीलर के साथ चूल्हा लेने का दबाव डालता है। इससे कई प्रकार उन वस्तुओं को खरीदने का दबाव डालते हैं जिनको हमारी खरीदने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। तब आपके पास चुनने का कोई विकल्प नहीं होता। क्या नहीं होता कि आपके पास चुनने का कोई अन्य जो आपका विकल्प है वो आपका नहीं होता है। आओ इन पर विचार करें। यहाँ कुछ ऐसी वस्तुओं को लुभाने वाले विज्ञापन दिए गए हैं जिनके बारे में आप बाजार में खरीद सकेंगे। इनमें वास्तव में क्या कोई ऐसा विज्ञापन है जो सचमुच में उपभोक्ता को लाभ पहुंचाते हैं, इस पर विचार कीजिए। प्रत्येक 500 ग्राम के पैक पर 15 मिलियन की अतिरिक्त छूट, अखबार के ग्राहक बने, साल के अंत तक उपहार पाए जाते हैं, 10 लाख तक का इनाम जीतिए, 500 ग्राम ग्लूकोज डिब्बे के भीतर एक दूध वाला चॉकलेट। इस तरह के ऑफर आप देख सकते हैं। 2000 रुपये जूते खरीदेंगे तो 500 रुपये का एक जूता आपको मुफ्त मिलेगा। ये सारे ऑफर देखिए आपके बाजार में, आपके मार्केट में चलते रहते हैं। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? अगर मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, उसको अगर आपका जस्टिस पाना है, न्याय पाना है, तो वो न्याय पाने के लिए कहाँ जा सकता है? क्या उसके पास ऑप्शंस हैं? क्या उसके ऑप्शंस खुले हैं? इन चीज़ों पर थोड़ा सा हम लोग विचार करते हैं। इन उपभोक्ताओं को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? रेजी मैथ्यू और अम्बिका अभिरामी ने प्रकरणों को पुनः पढ़ें और कुछ पिछले अध्याय में जा चुके हैं। ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिनमें उपभोक्ताओं के अधिकारों की अवहेलना की गई है। ऐसी घटनाएं अक्सर हमारे देश में घटित होती हैं। इस स्थिति में उपभोक्ता को न्याय पाने के लिए कहाँ जाना चाहिए? उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुंचती है तो क्षति मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति का आधार पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन प्रणाली को
बनाने की आवश्यकता है। उपभोक्ता उपयुक्त उपभोक्ता केंद्र में सम्मुख अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है, स्वयं स्वयं किसी वकील के साथ अथवा वकील की सेवा के बिना। और देखिए इसमें क्या कर सकता है कि उपभोक्ता केंद्र में जाकर अपनी शिकायत को दर्ज कराएगा। वो स्वयं भी करा सकता है, अपने साथ वकील भी ले सकता है अथवा वकील की सेवा के बिना भी। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है जो आपके कंज्यूमर फोरम है, उन कंज्यूमर फॉर्म में कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी अपनी चीज़ों को लेकर आपका जाने के लिए कि क्या चीज़ है, किस प्रकार से है। आप इनको खुद अच्छी तरह से आपका जा सकते हो, आप इनको खुद देख सकते हो, आप इनको खुद अच्छे से आपका समझ सकते हो। आप जानने के लिए इच्छुक होंगे कि कैसे एक पीड़ित व्यक्ति अपनी क्षतिपूर्ति प्राप्त करता है। अब हम प्रकाश के मामले को ले लेते हैं। इनमें अपनी बेटी की शादी के लिए अपने गांव में एक मनी ऑर्डर भेजा। उसकी बेटी को जब इन पैसों की जरूरत थी तब वो प्राप्त नहीं हुए। यह यहाँ तक कि महीनों के बाद भी नहीं पहुंचा। प्रकाश ने नई दिल्ली के जिला स्तर के उपभोक्ता में अदालत में मुकदमा दर्ज किया। उन्होंने जो कदम उठाए वे सभी स्तर के नीचे दिए गए। आजकल उपभोक्ता एक व्यक्ति के रूप में या एक समूह के रूप में, जिसे क्लास एक्शन सूट कहा जाता है, शरीर के रूप में इंटरनेट के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा अपने मुकदमे की जो कार्यवाही है आप उस कार्यवाही को भी अपना कर सकते हैं, जो अपनी कार्यवाही है उसको कर सकते हैं। यानी कि अब बहुत सारे जो माध्यम हैं, जो बहुत सारे मीडियम हैं वो आपके खुल गए हैं, बहुत सारे जो ऑप्शंस हैं वो आपको मिले हुए हैं। ठीक, यह आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए ये प्रकाश का मनी ऑर्डर था, इसको पढ़िए। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण में पहल की है, जिन्हें सामान्यतः उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद के नाम से जाना जाता है। ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती है कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता को जागरूक करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं कि जनता से आपके वित्तीय जो आपके सहयोग हैं वो भी आपके प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो निवासी कल्याण संघ का नाम पट्टा अवश्य देखा होगा। यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है तो उनकी तरफ से संस्था भी देख सकती है और क्या कर सकती है, जो उनको संस्था है ये भी आपका देख सकती है। के लिए जिला, आप देखिए के लिए क्या है आपका जिला स्तर, राज्य स्तर की एक आपके त्रिस्तरीय न्याय तंत्र स्थापित किया गया है। जिले स्तर का स्तर न्यायालय, जिसे जिला केंद्र भी कहते हैं, 1 करोड़ तक के दावे के संबंधित मुकदमे पर विचार करता है। यानी कि जिले के लेवल में 1 करोड़ तक का अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने कंज्यूमर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर जो आपके यूनिट होगी या संस्था या फॉर्म में आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। राज्य स्तर में अलावा 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के बीच के जो मैटर है उनको सॉल्व कर सकते हैं। 10 करोड़ से ऊपर के दावेदारी राष्ट्रीय आयोग के में मुकदमा देखेगी। यानी कि 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच का जो भी मैटर होगा वो सारी चीज़ें आपका राष्ट्रीय स्तर पर होंगी और राष्ट्रीय स्तर पर इन सारी चीज़ों को आपका देखा जाएगा। यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में उसके बाद न्याय भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम में उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्याय में प्रतिनिधित्व का अधिकार करने में समर्थन देती है। इस प्रकार इन सबको आपका समर्थित चीज़ें हैं और इनको समर्थन कर सकती है। जागरूक उपभोक्ता बनाने के लिए आवश्यक बातें कि आप अपने उपभोक्ता को जागरूक बनाइए। उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमें आपका ध्यान रखना चाहिए। जब हम विभिन्न वस्तुओं और सेवा खरीदते वक्त उपभोक्ताओं के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे तब अच्छे और बुरे में फर्क करना
श्रेय चुनने की के समक्ष एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान की जरूरत होगी। आप हमें अधिकारों के प्रति सचेत कैसे होंगे? निम्नलिखित प्रश्नों और पहलों पर विज्ञापन देखिए। कोपरा अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले में अलग-अलग विभाग को स्थापित करने का मुख्य अदा ही की है, जो आप विज्ञापन देख चुके हैं। वह एक उदाहरण है जिसके द्वारा कानूनी प्रक्रिया के बारे में नागरिक को अवगत कराती है, जिसका प्रयोग कर सकते हैं। अपने टेलीविजन पर ऐसे विज्ञापनों को देखते होंगे। कह रहे जो उनके विज्ञापन है आप उनको भी आपका देखते हो। अब देखिए एक निशान आता है ISI और एग मार्क का, इन थोड़ा ध्यान दीजिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये है ना, ये है निशान SI का मार्क का निशान, ये यहाँ गिरा हुआ है। उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने के संबंध में कि कैसे हम उपभोक्ता आंदोलन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसके संबंध में आप अपना थोड़ा सा विचार कर सकते हैं। आप इनको थोड़ा सा आपका देख भी सकते हैं। क्लियर है बच्चों? 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। डेट लिख लीजिए, 24 दिसंबर को हम क्या करते हैं? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में हम लोग इसको आपका मनाते हैं। ठीक है। 1986 में इस दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है जहां उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए एक विशिष्ट न्यायालय है। भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूह की संख्या और उसके कार्य विधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनके लिए केवल 50-60 ही अपने कार्य के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त है। फिर भी उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल, खर्चीली, समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमे अदालती कार्रवाई में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफ़ी समय ले लेते हैं। अधिकांश खरीदारों के समय रसीद नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता। इसके अलावा बाजार में अधिकांश खरीदारी छोटे फुटकर किसानों से होती है। उपभोक्ता के अधिकार को मजबूती से देखने हेतु कोपरा में 2019 में संशोधन हुआ, जिसमें अब इंटरनेट के माध्यम से खरीद गई भी चीज़ों को शामिल किए। यदि कोई सेवा में कमी या दोषपूर्ण उत्पाद है तो सेवा प्रदाता और निर्माताओं को भी जिम्मेदार ठहराया जाएगा और दंडनीय किया जाएगा। यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। उपभोक्ता अदालत के बाहर तटीय मध्यस्थ की सहायता से विवादों के निपटानों में उपभोक्ता न्यायालयों में तीनों प्रकार को प्रोत्साहन करेगी। कोपरा के अधिनियम 35 वर्ष के बाद भारत उपभोक्ता ज्ञान धीरे धीरे फैल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानून के लागू होने बावजूद खास तौर पर असंगठित क्षेत्रों में ये कमजोरी है। इस प्रकार बाजारों के लिए किए गए नियमों और विनियमों का पालन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विनियमन का आपका पालन नहीं होता है, जो पालन होना चाहिए। फिर भी उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपने महत्व को समझने की जरूरत है। ये अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ता की सक्रिय भागीदारी ही उपभोक्ता आंदोलन पर आपका प्रभावी होगी। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है। क्या है आपका? स्वैच्छिक जिम्मेदारी है, और ये सारे जो संघर्ष हैं आप इनको अच्छे से आपका देख सकते हैं और आप इसको पढ़ भी सकते हैं। तो चैप्टर जो है आपका पूरा बच्चों समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर में कोई भी आपको डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई है, तो आप चैप्टर के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से सारे ऑप्शन आपके पास इस चैप्टर के अंतर्गत आपके खुले हैं और आप मुझसे एक एक करके इन सारे चैप्टर के विषय में आप जान सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
चलिए आप इस पे विचार कीजिए। कोई आपका प्रश्न बनता है, कोई भी आपका डाउट है, कोई कमेंट है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है मेरे प्यारे बच्चों, आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी स्कूल का कोई भी बच्चा, बाजार में नियमों और विनियमों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कुछ उदाहरण द्वारा समझाइए। इस प्रश्न को हम लोग देखेंगे अभी। कितने बच्चे हैं जो उसका आंसर लिख सकते हैं, बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो चलें इसके आंसर की तरफ। देखिए, उत्तर है पहले प्रश्न का। उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए बाजार में नियम और विनियम आवश्यक हैं। विक्रेता अक्सर कम गुणवत्ता वाले उत्पाद मुहैया कराता है। कैसा है? मुहैया कराता है। सामान को तोलने में धोखा मनचाहे अधिक दामों में वस्तुओं को बेचने और मिलावटी सामान देने जैसे काम करते हैं। काम करते हैं। इसलिए नियमों और विनियमों की आवश्यकता होती है। जैसे यदि एक राशन की दुकान में
अनाज तोलते वक्त चुंबक का उपयोग करके तराजू को एक तरफ झुका देता है और पूरा दाम वसूल कर कम अनाज दे। इसी तहत कई उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। क्या है? कई जो एग्जाम्पल है उनको प्रस्तुत किया जा सकता है। लिखिए। हो गया बच्चों कॉपी? आगे देखिए अगला पेज। ये कॉपी करिए। कर लीजिए, इसको कॉपी करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारे प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे। उन सारे प्रश्नों के उत्तर भी हम लोग इसमें करेंगे अच्छे से। हो गया बच्चों? चलिए, तो आज हमने इन सारे प्रश्नों को देखा, इन सारे प्रश्नों का हमने उत्तर करा। अब हम बात करेंगे भारत में उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत कब हुई और किन कारणों से हुई। तो बच्चों, आज हमने अपने पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ा और आज हमने इसके प्रश्न उत्तर की शुरुआत भी कर दी है। फिलहाल हमने एक प्रश्न को लिखा है, बाकी जो प्रश्न है हम लोग शेष अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे और इनको शेष को हम आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आप तब तक मेरे प्यारे सभी बच्चे अपने लेक्चर का रिवीजन करिए। कोई भी आपको डाउट बनता है, कोई भी कमेंट है किसी प्रकार का, तो आप मुझसे अपना प्रश्न, अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी स्कूल का कोई बच्चा। तो बच्चों, आप लोगों का मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।